हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया जी। चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर आज हम क्या करने वाले हैं, आज अकाउंटिंग का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में या तो पूछे गए या पूछे जा सकते हैं, ये दोनों के दोनों टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो आइए आज की कोटेशन से शुरुआत करते हैं। आज की मोटिवेशनल कोटेशन क्या है देखते हैं। आइए जी, देखिए कहता है आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। मतलब विश्वास कीजिए ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप अपने हिसाब से दिन को चलाना चाहते हैं तो प्लानिंग उस हिसाब से करनी होती है। अगर आपको अपने हिसाब से दिन चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग एक डे पहले करनी पड़ेगी और उस हिसाब से आपको पूरा दिन का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अदरवाइज नहीं तो फिर दिन आपको चलाएगा, जो मर्जी बुझाएगा वो आप करिएगा, जो आपको समझ में आएगा वो करिएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका काम चलता रहेगा। तो इसीलिए कहा गया क्या कि या तो आप दिन के हिसाब से चलिए या तो दिन आपको चलाएगा। ठीक है, या तो अपने हिसाब से दिन आप बनाइए शेड्यूल या फिर दिन आपको चला के जाएगा। इसलिए अपना शेड्यूल रोज बनाइए, रोज अपने तरीके से दिन को लेके चलिए। ठीक है जी, चलिए आज का मोटिवेशन यहीं पे क्वेश्चन की खत्म हो जाती है। सर नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आप करेंगे नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, जहां पे आपको ये सारा पीडीएफ, सारा कंटेंट, सारा चीज मिल जाता है। इसके साथ साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो, और आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं यूसी रेट से रिलेटेड। चलिए आज हम करने वाले हैं क्या सर, आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। आपको दिख रहा होगा अकाउंट्स, दिख रहा है सर जी। अकाउंट्स को टोटल जो है, अगर अकाउंट की मैं से बात करूं तो 8 यूनिट में बांटा गया है। देखिएगा ये बुक है मेरा, है ना, और इस बुक में 8 यूनिट में बांटा गया है। 8 यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज पूछे जाते हैं, आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। देखिए मैं आपको सारी चीज आज नहीं पढ़ाने वाला, आज मैं आपको वो जो चीज पूछा जाता है वो पढ़ाने वाला हूं। तो बेसिक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स ये पूछना है, तो पहले हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। चलते हैं वहीं पे डायरेक्ट, और डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट्स पे शुरुआत करते हैं। देखिए ये है अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट्स या कन्वेंशन। देखिए बचपन वाला चीज है, ये तो हम लोग पढ़ते ही आए हैं बचपन से। ठीक है, तो मैं दो लाइन इसकी बात डिस्क्रिप्शन देते चला जाता हूं। पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या है जी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस को ट्रीट कैसे किया जाना चाहिए, एकदम सेपरेट और डिस्टिंक्ट, मतलब अलग ट्रीट किया जाना चाहिए किससे, उसके ऑनर से। तो मतलब बोला भाई साहब बिजनेस को एकदम अलग रखो और उसके ऑनर को अलग रखो। ये बात किसने कहा सर, ये कहा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने। उसके क्रेडिटर से, उसके मैनेजर से, सबसे बिजनेस को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, है ना। बात समझ में आ गया जी सर। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया बिजनेस को उसके ऑनर से, उसके क्रेडिटर से, उसके मैनेजर से बिल्कुल अलग रखो। ठीक है जी सर। चलिए दूसरा अगर बात करें मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको आता है इसलिए मैं बता रहा हूं, और इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है उसी ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करो जिसको हम अकाउंटिंग में मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब पैसे के टर्म में। अकाउंटिंग कभी भी दो इंसानों के झगड़ों को रिकॉर्ड नहीं करता। तो ये कह रहा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या, कि मनी के रूप में जो इसको मेजर कर सकते हैं उन्हीं ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है जी। चलिए थर्ड है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है देखिए एज पर इसके इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस क्या करेगा, एक लंबे समय तक चलता रहेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारा बिजनेस जो है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा, और इसी वजह से हम अगले 10 साल 15 साल तक डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं। उसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया हर अकाउंटिंग ये में बिजनेस में एक डेफिनेट पीरियड होना चाहिए, क्या ना। इनडेफिनेट पीरियड से काम नहीं चलेगा, फिर अकाउंटिंग सिस्टम पूरा तहस नहस हो जाएगा। तो क्या बोला हर बिजनेस में एक डेफिनेट पीरियड होना चाहिए। आप एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल सोचिए कि अगर आप हर साल अकाउंटिंग करते हैं तब तो बहुत बढ़िया बैलेंस शीट वगैरह बदल जाता है, लेकिन अगर आप 5 साल में करना शुरू कर दे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, नहीं जी। तो इसीलिए क्या बोला गया कि भैया आपको क्या करना है, एक डेफिनेट पीरियड होना चाहिए। उसके बाद कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है भैया जिस रेट में आप सामान को परचेज किए हैं बुक्स में उसी रेट में दिखाइए। ऐसा मतलब
कि अगर आज 5 साल पहले आप किसी एसेट को 10 लाख रुपए में खरीदे हैं और आज एसेट की वैल्यू 20 लाख हो गई है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया आपको एसेट वैल्यू 10 लाख ही दिखाना है। कितना दिखाना है? 10 लाख ही दिखाना है। उसके बाद है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट तो पूरा अकाउंटिंग बेस्ड है। क्या कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिसके दो एस्पेक्ट होते हैं। क्या सर? एक तो डेबिट, एक क्रेडिट, है ना। दो एस्पेक्ट पे काम करता है। नहीं, डेबिट क्रेडिट पे एसेट इक्वल टू ये लायबिलिटी, है ना। ये देखो कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसी पे काम करता है पूरा का पूरा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ तो उसको रियलाइज कर लो। रेवेन्यू जब रिकॉग्नाइज हुआ तो उसको क्या कर लो? रियलाइज कर लो। मतलब जब भी आपको पता चला कि भैया अब मेरा पैसा आ जाएगा, उसी डेट को मान लो कि आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 जनवरी को कुछ आपने क्या किया? ऑर्डर लिया। आप बिजनेसमैन है, आपने 1 जनवरी 2020 को कुछ ऑर्डर लिया, 2024 को कुछ ऑर्डर लिया फॉर एग्जाम्पल, और आपने 20 जनवरी को उसका सप्लाई किया और उसका पैसा आपको 1 महीने बाद मिल रहा है, तो आपका जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो गया वो 20 जनवरी को हो गया, क्योंकि आपने उस दिन सप्लाई कर दिया सामान। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस दिन रेवेन्यू रियलाइज हो गया उस दिन आप उसको क्या कर लीजिए? रिटर्न डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है किसी भी पीरियड में होने वाले एक टाइम के एक्सपेंस को उसी टाइम के रेवेन्यू से मैच करिए। क्या बोल रहा है? किसी भी पीरियड में होने वाले आपके एक टर्म के जो रेवेन्यू है उसको उसी टर्म के एक्सपेंसेस के साथ मैच करिए, ये बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद है एक्रूअल प्रिंसिपल। एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है? एक्रूअल प्रिंसिपल कहता है कि भैया कोई भी बिजनेस में अगर कोई रेवेन्यू एक्रू हुई है तो उसको अराइज कर लीजिए। क्या है? रेवेन्यू एक्रू हुए तो अराइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। बोला भाई साहब ऑब्जेक्टिविटी मतलब आप कभी भी बायसनेस नहीं दिखाओगे। क्या कह रहा है? दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट रिकॉर्डेड अमाउंट शुड हैव सम फॉर्म ऑफ इम्पार्शियल सपोर्टिंग एविडेंस और डॉक्यूमेंटेशन। मतलब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए, आप कभी भी इम्पार्शियलिटी नहीं करोगे। उसके बाद कुछ 4 कन्वेंशन है। 4 कन्वेंशन है। क्या है? 4 कन्वेंशन है। पहला है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि आपका कोई भी इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग से क्या बोलते हैं, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, अकाउंटिंग मेथड और प्रिंसिपल को कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अकाउंटिंग ये कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो, कोई भी मेथड हो, कोई भी प्रिंसिपल हो, उसको क्या करना चाहिए? वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इस साल हम अगर डेप्रिसिएशन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से चार्ज कर रहे हैं तो अगले साल डब्ल्यूडीवी कर लिए किसी और नहीं। उससे क्या होना चाहिए? कुछ दिन तक आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए, जिससे आपको पता चल पाएगा कि इंपैक्ट क्या हो रहा है। जैसे अगर हम डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर चार्ज कर देंगे डब्ल्यूडीवी में और फिर उसके बाद हम चार्ज करेंगे स्ट्रेट लाइन में, तो फर्क आ जाएगा आपके बैलेंस शीट में, आपके वैल्यू में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये क्या बोला? कंसिस्टेंसी की बात किया। दूसरा है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। बोला भाई साहब ऐसा है कोई भी इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से जो दिखाना है, फुल्ली डिस्क्लोज करना है। क्या करना है? कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर क्या कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो फुल डिस्क्लोज करिए, चाहे वो किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन हो, चाहे फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो। कन्वेंशन कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म कहता है, देखो इसका एक सिंपल सा बात कहना है क्या कि सर आने फ्यूचर में होने वाले लॉस को आप जरूर दिखाइए, लेकिन फ्यूचर में होने वाले एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को आपको इग्नोर कर देना है। क्या बोला? बोला फ्यूचर में होने वाले लॉस को जरूर दिखाइए, लेकिन फ्यूचर में होने वाले एंटिसिपेटेड प्रॉफिट या एंटिसिपेटेड गेन को इग्नोर कर देना है। क्लियर है बात? जी सर। उसके बाद है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या है? सर ये फुल डिस्क्लोजर का क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है। ऊपर में क्या बोला? फुल कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर में कि भैया सब कुछ दिखाओ, लेकिन यहां ये कहता है मटेरियलिटी कि भैया आपको वही चीज दिखाना चाहिए जो मटेरियल फैक्ट्स का हो, जिसको इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है सर? ये एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर का। देखो ये आपके हो गए कॉन्सेप्ट। देखो आप इस पे छोटे छोटे चीजें दी गई है, वो आप इसको देख लेना। चलिए अब अगर हम बात करें पार्टनरशिप का, किसकी बात कर रहे हैं? पार्टनरशिप का।
तो पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें हैं सर? पार्टनरशिप में नेचर पूछा जाता है बेसिकली, है ना, कि उसके बाद नेचर ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या, 2 और मोर पर्सन होते हैं, एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग प्रॉफिट, क्या लायबिलिटी पार्टनर, ये सब नहीं पूछा जाता है। बेसिकली जो आपसे पूछा जाएगा ना वो पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड कभी कभार सवाल पूछ लिया जाएगा, है ना, याद रखिएगा। उस क्या क्या निकालना चाहिए, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितना लगता है कि नहीं लगता है इंटरेस्ट, वो पूछा जाता है, ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे निकालना चाहिए वो पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये बात आपसे पूछा जाता है। चलिए अगर आगे बात करें, एडमिशन, हाँ, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यहां से सवाल पूछा जाता है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो क्या क्या चीज सवाल है आपसे पूछी जा सकती है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, गुडविल निकालना, ठीक है, और कभी कभी ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज का पूछ लिया जाता है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। अब देखो अगर हम बात करें किसका, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, तो निकाला हुआ है आपको, मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल अभी नहीं बता रहा, मैं आपको थ्योरी से रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल मैंने ऑलरेडी बता रखा है, वो आप देख लीजिएगा। पी और क्यू, ये देखिए, ये क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला हुआ है, ठीक है ना, इसको आप देखिएगा, मैं आपको भी ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे, ठीक है, आप इसको देखिएगा, मैं आज क्वेश्चंस नहीं करा रहा अभी, अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करा रहा हूं। चलिए गुडविल क्या होता है सर? गुडविल होता है रेपुटेशन या गुड नेम ऑफ ए फर्म, किसी भी फर्म का जो रेपुटेशन है या गुड नेम है, जो वैल्यू है, उसको बोलते हैं हम गुडविल, ठीक है। गुडविल क्या है सर? गुडविल के बारे में आप देखिए 3 मेथड की बात की गई है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें तो सिंपल एवरेज क्या होता है फॉर्मूला, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और गुडविल क्या है, वेटेड एवरेज। अच्छा, वेटेड एवरेज की बात करें तो वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सम ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट, ठीक है, इसका भी क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। चलिए अगर हम बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो क्या क्या, सॉरी, सुपर प्रॉफिट मेथड है ना, हाँ, सुपर प्रॉफिट मेथड में आप कैसे कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले स्टेप्स क्या है देखिएगा, क्या कह रहा है, कैलकुलेट करिए एक्चुअल और एवरेज, या फिर इसको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बोलेंगे। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे करिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, फिर कैलकुलेट करिए सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू हो जाता है एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट इनटू माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई करिए सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से, आपका वैल्यू ऑफ गुडविल निकल जाएगा। तो ये क्या है, ये सुपर प्रॉफिट के आपके प्रोसेस है। फिर यानी कि आपका फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो गुडविल क्या होगा, सुपर प्रॉफिट, देखो ये तो उसी का दे दिया ना, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये तो शॉर्ट में दे दिया है। चलो अब आ गया कैपिटलाइजेशन मेथड में। कैपिटलाइजेशन मेथड में कैसे निकलेगा, देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड में पहला बोला, असरटेन करिए एवरेज प्रॉफिट को बेस्ड ऑन पास्ट फ्यू ईयर प्रॉफिट, जो पास्ट फ्यू ईयर का प्रॉफिट दिया होगा उससे आप निकाल लीजिए एवरेज प्रॉफिट। फिर कैपिटलाइज करिए एवरेज प्रॉफिट को ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। फिर असरटेन करिए एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को, है ना, कैसे, बाय डिडक्टिंग द एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है या फिर टोटल एसेट है उसमें एक्सक्लूडिंग गुडविल, ठीक है। असरटेन करिए वैल्यू ऑफ गुडविल को बाय डिडक्टिंग नेट टेंजिबल एसेट्स फ्रॉम कैपिटलाइज वैल्यू, और गुडविल फिर निकल जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स, ऐसा निकलेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लेक्चर्स आपको देखना है, आप देख सकते हैं। सर एक सवाल अक्सर पूछा जाता है हिडन गुडविल का, इसको बना लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं इसको एक बार बता ही देता हूं, आपको क्या करना है एक बार बता देता हूं। देखो क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। एम एन और पार्टनर से एक फॉर्म है, इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 5:3, 5:3 का रेशियो है, विद अ कैपिटल ऑफ 2,05,000 एंड 1,50,000। एम एन एक पार्टनर है और शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, 5:3 का है, 2,05,000 कैपिटल लेके आया और 1,50,000 लेके आया। पी एडमिट कर रहा है एक फॉर्म में नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए, और ऑन द फॉर्म अगस्त 2022। तो प्री ब्रिंग्स 1,90,000 हिज शेयर ऑफ कैपिटल, और पी कितना पैसा लेके आता है, 1,90,000 लेके आता है। गिव जनरल एंट्रीज ऑन द पीज एडमिशन, तो भाई जनरल एंट्री छोड़ दो, पहले इसका गुडविल निकाल लो। देखो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल क्या बोल रहा है, सर पी कितना कैपिटल लेके आया, सर पी कैपिटल लेके आया 1/5। तो अगर 1/5 कैपिटल लेके आया अपने हिस्से का, तो टोटल यानी कि 5 हिस्सा होगा,
तो 5 हिस्सा कर दिए तो 19/95 यानी कि 9,50,000 हो गया नया फॉर्म का कैपिटल। क्या हो गया नया फॉर्म का कैपिटल। जैसे अगर मान लेते हैं कोई इंसान आपके फॉर्म में एंट्री ले रहा है, वो 1,90,000 रुपया ला रहा है अपने हिस्से का, एक मतलब अपने हिस्से का कितना 1/5 हिस्सा। तो 1/5 हिस्सा अगर है 1,90,000 तो टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा 9,50,000। जी सर। और टोटल कैपिटल कितना है फॉर्म का सर 2,05,000 था और 1,85,000 एम और एन का था ना कैपिटल जी। और पी कितना लेके आया 1,90,000। तो टोटल कैपिटल अभी कितना हो गया मतलब पुराना वाला सर 5,80,000। अब गुडविल कैसे निकलेगा सर, तो नया फॉर्म का जो आपका कैपिटल था 9,50,000 और जो टोटल कैपिटल था ऑल पार्टनर्स का 5,80,000, ये हो गया कितना 9,50,000 में 5,80,000 गया तो 3,70,000। 3,70,000 टोटल गुडविल है, पूरा का पूरा गुडविल है। लेकिन पी का शेयर कितना होगा, तो पी का शेयर 1/5 है, यानी पी कितना लेके आएगा 74,000 रुपया लेके आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। मैं एक बार फिर से बता दूं, ध्यान से समझिएगा। क्या बोल रहा है फिर से कि एम और एन एक पार्टनर है, एम एन पार्टनर है दो। ठीक है, 5:3 5 और 3 के अनुपात में वो क्या करता है अपना प्रॉफिट शेयरिंग रखता है। और कैपिटल कितना लेके आता है, एक कैपिटल एम जो है 2,05,000 रुपया लाता है और एन जो है 1,85,000 लेके आता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पी एक नया पार्टनर आता है और वो 1,90,000 रुपया लेके आता है 1/5 शेयर के लिए। अगर वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है इट मींस टोटल कितने 5 लोग हैं। अगर 1/5 शेयर के लिए पी आ रहा है तो अगर मैं टोटल कैपिटल की बात करूं न्यू की तो 5/1 कर दूंगा तो काम बन जाएगा, क्योंकि 5 ही तो है जी सर। तो 5/1 कर दूंगा तो काम बन जाएगा। तो इसका मतलब नया फर्म का जो कैपिटल होगा वो क्या होगा सर 1,90,000 इंटू 5, क्योंकि 1,90,000 पी लेके आ रहा है जी। तो 9,50,000 नया कैपिटल का फॉर्म हो गया जी। और पुराना ऑलरेडी आपको बता रखा है कि एम का 2,05,000 है, कैपिटल एन का जो 1,85,000 है और कैपिटल पी का जो है 1,90,000, तीनों को जोड़ेंगे तो 5,80,000 आएगा। अब गुडविल कैसे निकलेगा, हिडन गुडविल है तो कैसे निकलेगा, जो नया फर्म का जो कैपिटल है और माइनस पुराना फर्म का कैपिटल है उसमें से माइनस कर दो तो 3,70,000 आपका क्या आ गया गुडविल। और पी शेयर कितना होगा, पी का शेयर जो पी गुडविल लेके आया 3,70,000 का 1/5 यानी कि 74,000 रुपया। क्लियर है, ये सवाल पूछा जाता है मैं इसलिए बता दे रहा हूं आपको। चलिए अब क्या है ये याद रखिएगा गेनिंग रेशियो, जैसे वहां सेक्रीफाइसिंग था ना न्यू ओल्ड माइनस न्यू, यहाँ पे गेनिंग रेशियो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इससे सवाल पूछा जाता है। इससे क्या सवाल पूछा जाता है, हाँ ये मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, इससे सवाल पूछा जाता है। क्या मोड है सर, 2 मोड है। एक मोड क्या है सर, डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। पहला जो है या जो डिसोल्यूशन जो होगा वो कैसे होगा सर, कोर्ट के द्वारा या तो कोर्ट के बिना, है ना, बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट या बिना। सर डिसोल्यूशन होता क्या है ना, डिसोल्यूशन क्या होता है, देखो डिसोल्यूशन मींस कहता है डिसकंटिन्यूअस, की बिजनेस क्या है डिसकंटिन्यू कर रहा है, पार्टनरशिप को डिसकंटिन्यू कर रहा है। कह रहा when it relates to the relationship between partners it is called dissolution of the firm। ठीक है ना, मतलब क्या dissolution of the partnership, सॉरी, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई रिलेशन खराब हुआ और वो अलग हो रहे हैं तो उसको dissolution of partnership कहते हैं। हाँ dissolution of partnership कहते हैं। when it relates to the business of partnership it is called dissolution of firm। तो पार्टनर के बीच में अगर हुआ तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन अगर बिजनेस के बीच में आपका डिसोल्यूशन हुआ तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात कर रहे हैं और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में 2 है, क्या डिसोल्यूशन कोर्ट के द्वारा और बिना कोर्ट के द्वारा। अगर कोर्ट के द्वारा हुआ है तो भाई साहब डिसोल्यूशन क्या है, डिसोल्यूशन विदाउट, पहला वाला जो है बिना कोर्ट के, तो बिना कोर्ट के द्वारा हुआ है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। सेक्शन 40 कहता है, क्या कह रहा है, फर्म में भी डिसॉल्व, कब डिसॉल्व हो सकता है, जब सारे पार्टनर की सहमति हो। कब डिसॉल्व हो सकता है, जब सारे पार्टनर की सहमति हो या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका हो, या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका हो। दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन है, सेक्शन 41 कह रहा है फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। क्या क्या सर्कमस्टांसेस है देखो, कह रहा है when all partners or when all the partners but one are adjudicated insolvent, कोई भी एक कंगाल हो गया कहानी खत्म, आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। कह रहा when one partner is adjudicated insolvent unless there is a contract to the contrary, वही वाला बात कह रहा है। ठीक है ना,
थर्ड क्या है, थर्ड कह रहा है बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल, अगर कोई बिजनेस अनलॉफुल हो गया तो भी आपको क्या करना पड़ेगा सर, तो भी आपको ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। थर्ड क्या है, ये देखो सेकंड में तीन चीजें थी, क्या क्या सर, जब पहला आपका पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, और क्या जब उसको जब्त कर लिया जाएगा, दूसरा जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए और कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तीसरा जब पार्टनर बिकम अनलॉफुल हो जाए, जब आपका बिजनेस क्या हो जाए अनलॉफुल हो जाए। उसके बाद है डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑन सर्टेन कंटीजेंसी, क्या क्या है बोला, अगर एक्सपायरी कर गया टर्म, जो आपका टर्म था वो एक्सपायर कर गया, कंप्लीशन ऑफ एडवेंचर, अगर कोई अपने बिजनेस एडवेंचर शुरू किया था और वो कंप्लीट हो गया, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है ना, द पार्टनर इंसॉल्वेंट जो ऑलरेडी डिस्कस किया गया ऊपर उसमें, या डिसोल्यूशन बाय नोटिस, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो डिसोल्यूशन बाय नोटिस, इतना सारा चीज हो जाएगा तो आप कंपलसरी डिसोल्यूशन मानेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, अगर कोर्ट ने कह दिया तो क्या होगा भाई, अंडर सेक्शन 44 द कोर्ट ऑर्डर करेगा डिसोल्यूशन का, किसके ग्राउंड पे, क्या बेस पर कोर्ट ऑर्डर करेगा, जब पार्टनर्स अनसाउंड माइंड रह जाएगा, पागल हो जाएगा, जब पार्टनर परमानेंटली क्या हो जाएगा इनकैपेसिटी रह जाएगा, मतलब अपना ड्यूटी को वो फुलफिल नहीं करेगा, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट रहेगा, पार्टनर क्या होगा, पार्टनर परसिस्टेंटली कमिट करेगा कि मतलब प्रॉमिस तोड़ देगा, जब पार्टनर ट्रांसफर करेगा सारा इंटरेस्ट अपना फॉर्म से खत्म कर देगा, जब बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड और वो लॉस हो रहा है, जब कोर्ट बोल दे सेटिस्फाई हो जाए कि भाई आप फॉर्म को डिसॉल्व कर देना है, और तब डिसॉल्व हो जाएगा, और आफ्टर डिसोल्यूशन द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑल पार्टनर कंटिन्यू बिफोर ऑल द थिंग्स नेसेसरी स्मूथली, देखो वाइंडिंग अप के बाद सारा डिसोल्यूशन खत्म हो जाता है, बस यही है, ठीक है, बस इसको इतना ही ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं किसमें सर, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी। देखो कंपनी से कुछ कुछ चीजें आती है, क्या क्या आता है सर, कंपनी से एक तो ऑथराइज शेयर वाला जो सीक्वेंस है वो पूछा जाएगा, कंपनी के कुछ कुछ डेफिनेशंस पूछे जाएंगे, कंपनी का आपका प्राइवेट पब्लिक और 1% कंपनी के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। आइए ठीक है ना, कंपनी ये सब मैंने पढ़ा रखा है, कंपनी किससे आया है, कंपनी से, ये सारी चीजें। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करता हूं। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, क्या होता है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, इसलिए एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कंपनी को, बिजनेस को उसके ऑनर से अलग रखो, मतलब कंपनी अपना क्या है, एक सेपरेट लीगल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए, मतलब बिजनेस और उसका ऑनर दोनों अलग है ना, परपेचुअल एंटिटी होना चाहिए, मतलब कंटिन्यू कर सकता है जब तक मेंबर आए जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी को, कंपनी क्या है सर, परपेचुअल एंटिटी है। लायबिलिटी क्या होता है सर, लिमिटेड होता है, यहाँ पे कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होता है। सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ये भी होता है। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ठीक है, मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए एसोसिएशन तो होना तो जरूरी है। शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, कॉमन सील होता है, स्टैंप अपना, परमिटेड एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ कंपनी, जिससे सवाल आपके पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्या है, प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 268 में कंपनीज एक्ट का डिफाइन है। प्राइवेट कंपनी क्या है, जो कह रहा है प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स आर्टिकल एसोसिएशन। क्या कह रहा है, देखो कहता है जो रिस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफर करने से अपना शेयर, लिमिट है उसका नंबर 200 तक मैक्सिमम आप जा सकते हो, मिनिमम 2 तक है। प्रोहिबिट्स करता है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी सिक्योरिटीज, तो वो क्या है, प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी क्या है सर, पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो सेक्शन 271 में मेंशन है कि पब्लिक कंपनी में जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। तीसरा है 1% कंपनी, एक नया चीज आया था 2013 के कंपनीज एक्ट में, 1% कंपनी। 1% कंपनी सेक्शन 262 में डिफाइन है। और 1% कंपनी का क्या मतलब है कि भैया एक कंपनी, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, 1% कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है ना, या 1% कंपनी भी बना सकती है। क्या का कहानी रहेगा 1% कंपनी का, 1% कंपनी सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले 1% कंपनी के लिए वो नेचुरल सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, 1% कंपनी के लिए क्या होना चाहिए, ओनली नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, और कैन बी ओबीसी ऑफ दी कंपनी, है ना। तो 1% कंपनी के लिए आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 1 लाख रुपए का, और वो फॉर्म हो सकता है बिजनेस पर्पस के लिए, सिर्फ किसके लिए फॉर्म हो सकता है, बिजनेस पर्पस के लिए। और मिनिमम 1 और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होना चाहिए। ये 3 कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो आप ओपीसी बना सकते हो। क्या क्या, एक नेचुरल पर्सन इंडिया के होना चाहिए, दूसरा पेड अप कैपिटल 1 लाख होना चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, और क्या, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं।
अब देखो ओपीसी को अपने आप किसी भी प्राइवेट लिमिटेड में या पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। कब तक? 2 साल तक। ओपीसी को आप 2 साल तक पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शन यहां भी है कि अगर मान लो आपका बिजनेस 2 साल में एकदम बुलंदियों तक छा जाता है और उसकी वजह से पेड अप कैपिटल आपका 50 लाख हो जाता है और एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो? आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड में। ध्यान समझिएगा, 3 चीजें जिससे ओपीसी डिसाइड होगा। नेचुरल पर्सन हो चाहे इंडिया का, पेड अप कैपिटल 10 लाख, जो बिजनेस है वो बिजनेस पर्पज के लिए हो, और मैक्सिमम 1 और 15 डायरेक्टर हो, ये होगा, इससे ओपीसी बनेगा। अब ओपीसी को 2 साल तक आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, बशर्ते आपका 2 साल में जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, जो आपका टर्नओवर है, वो 2 करोड़ ना हो और जो 50 लाख का पेड अप कैपिटल ना हो जाए। ये अगर 2 साल में हो गया तो आप कर सकते हैं। चलिए, ये ओपीसी का बात खत्म हो गया। चलिए अब शेयर्स ऑफ ए कंपनी। शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे शेयर्स हैं, लेकिन अभी उसकी बात नहीं करनी। अभी जो पूछा जाएगा, हाँ ये देखो, ये पूछा जाता है कि शेयर कैपिटल जो है, कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल, क्या क्या शेयर कैपिटल होते हैं। तो बस इसका ये याद रखना कि कैसे शेयर कैपिटल में सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले होता है ऑथराइज, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज होता है कि आपको कितना कैपिटल ऑथराइज किया गया है, उतना ही तक आप कैपिटल इशू कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ऑथराइज कैपिटल शुरुआत में, फिर इशूड कैपिटल, उसके बाद होता है सब्सक्राइब। ऑथराइज मतलब इतना अमाउंट तक आप मैक्सिमम कैपिटल अपना पूंजी जनरेट कर सकते हैं थ्रू दी शेयर। उसके बाद है इशूड कैपिटल, जितना आप इशू कर सकते हैं उसमें से कुछ, जैसे मान लो 10 लाख का आपका ऑर्डर है, 10 लाख ऑथराइज है, तो आप 10 लाख मैक्सिमम इशू कर सकते हैं। सब्सक्राइब, जितना आपका जो है शेयर खरीदता है पब्लिक, सब्सक्राइब। उसके बाद कंपनी कॉल्ड अप करती है, फिर पेड अप होता है, फिर अनकॉल्ड कैपिटल है, फिर रिजर्व कैपिटल है। रिजर्व कैपिटल उस कैपिटल को कहते हैं जितना पैसा कंपनी ने अभी तक शेयर होल्डर से मांगा ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो शेयर 10 लाख का था, 10 रुपया करके, तो 10 रुपया करके शेयर था कितना, मतलब एट द रेट 10 रुपीज, ठीक है। अब उसमें से 3 रुपया मांग लिया, ठीक है, एप्लीकेशन पे 3 मांग लिया, किस पे? आपका कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे। सेकेंड कॉल मांगा ही नहीं, सेकेंड कॉल जो था वो 4 रुपए का था, सेकेंड कॉल नहीं मांगा। सेकेंड कॉल जो नहीं मांगा ना जितना पैसा, वही पैसा क्या कहलाता है? रिजर्व कैपिटल। क्या कहलाता है? रिजर्व कैपिटल कहलाता है। क्लियर है बात? जी सर। चलिए अब नेक्स्ट सर, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है। कैपिटल रिजर्व क्या है? क्या बोल रहा है भाई साहब? इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज क्रिएटेड कैपिटल प्रॉफिट, जो कैपिटल प्रॉफिट क्रिएट करता है। रिजर्व कैपिटल तो आपको बताया ही मैंने कि जो अमाउंट यानी कि शेयर का वो पार्ट जो पैसा मांगा ही नहीं गया, उसको हम लोग रिजर्व कैपिटल कहते हैं। बात खत्म। अब है नेक्स्ट, हाँ ये याद रखिएगा, शेयर इशू है ना। इशू जो शेयर करते हैं वो अलग अलग तरीके से करते हैं, पर कैश में करेंगे तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स भी कर सकते हैं और पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर भी कर सकते हैं, और कंसीडरेशन अदर देन कैश, ये तीनों कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर सेक्शन 42 में मेंशन, और ये क्या कहता है कि कभी कभी आप देखो, कभी कभी कंपनीज कॉन्फिडेंस में रहती है कि अगर हम प्लेसमेंट शेयर को इशू करेंगे ना, तो अपने ही पार्ट के जो लोग हैं, इंटरनल कंपनी के जो लोग हैं, रिलेटिव डायरेक्टर वगैरह जो हैं, वो क्या करेंगे, ये देखो, मैं जब प्राइवेटली उसको खरीद लेंगे तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर बोलते हैं। उसमें से आता है स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर भी क्या होता है सर? स्वेट इक्विटी शेयर्स बोला जाता है ऐसा शेयर्स जो आप क्या करेंगे, जब इश्यू होता है ना, तो उस समय अदर देन कैश खरीदा जाता है इसको, ठीक है। और ये 3 साल तक लॉक इन पीरियड में रहता है, मतलब 3 साल तक आप इस शेयर को बेच नहीं सकते हैं। इसको लॉक इन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉक इन पीरियड कहते हैं। देखो क्या कह रहा है, a company may issue sweat equity shares as per section 54 of the Companies Act 2013. Sweat equity shares means the equity are issued by the company to its employee or director at a discount for consideration other than cash. तो अदर देन कैश में ये इशू किया जाता है किसके लिए? अपने डायरेक्टर या एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है ना, डिस्काउंट में इशू किया जाता है, और इसको 3 साल तक बेचने की परमिशन नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड। ये लॉक इन पीरियड में चला जाता है। चलिए अब बात करें ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन कैसे होता है। पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेगा, फिर एप्लीकेशन आएगा, अलॉटमेंट होगा, कॉल होगा, ठीक है। ये तो बेसिक चीज है। अब नेक्स्ट चलें, आ जाओ।
पहले इश्यू ऑफ शेयर से क्वेश्चन, फॉर फीचर ऑफ शेयर से क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब इसमें बहुत कम कर दिया, तो इसमें इसलिए इसमें मैं दिमाग नहीं लगा रहा। अब नेक्स्ट क्या, हाँ अब है एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन। सवाल बहुत पूछा जाता है आपका इससे, है ना। देखो मर्जर क्या है सर, मर्जर मतलब जब वो कंपनी मिलती है कैसे भी। देखो एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है अमलगमेशन। एब्जॉर्प्शन बोलते हैं जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ जाके, जैसे मान लो कोई कंपनी ए है और बी अपने को मर्ज किया और जाके ए बन गया, उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब कर लेना। मैं एक कंपनी दूसरे कंपनी को अपने अंदर मिला लेती है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब दूसरा है अमलगमेशन। अमलगमेशन में क्या होता है, ए और बी दो कंपनी मिलती है और जाके सी कंपनी हो जाती है। क्या होती है, ए और बी दो कंपनी मिलती है और जाके सी कंपनी हो जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अमलगमेशन। एक्विजिशन क्या बोलते हैं, जब कोई कंपनी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेता है, उसको एक्विजिशन कहते हैं। मर्जर एक्विजिशन, अब इसमें दो तीन बात ध्यान रखने वाली है। क्या क्या सर उसमें है, सर दो तीन बातें। सर पहला क्या, टर्म, अलग अलग टर्म है उसको समझिएगा। ट्रांसफरर कंपनी एक होती है, एक होता है ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी बोलते हैं छोटी कंपनी को। जब कोई अमलगम, जैसे मान लो ए कंपनी थी और बी कंपनी थी, बन गया ए कंपनी, तो ए में जाके मर्ज कौन हो गया, ये ए में जाके ऑब्जर्व कौन कर लिया, ए ने किसको ऑब्जर्व किया, बी को। तो भाई साहब बी हो गया ट्रांसफरर कंपनी और ए हो गई क्या, ट्रांसफरी कंपनी। तो ट्रांसफरी कंपनी बड़ी कंपनी और ट्रांसफरर कंपनी छोटी कंपनी, याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। अब नेक्स्ट जो सवाल पूछा जाता है वो मैं बताता हूं, ये देखो, ठीक है ना, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन अमलगमेशन। ट्रांसफर कंपनी कौन, मींस द कंपनी विच इज अमलगमेटेड, जो अमलगमेट हो गया है अदर कंपनी में। और ट्रांसफरी कंपनी कौन, जिसको अमलगमेट करना है ना, बड़ी कंपनी। अमलगमेशन, अमलगमेशन दो तरीके का होता है, हाँ ये पढ़िए इसको, इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। देखिए अमलगमेशन दो टाइप के होते हैं, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के 5 कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ के 5 कंडीशन है कि जब भी कोई ट्रांसफरर कंपनी किसी ट्रांसफरी कंपनी में मर्ज या अमलगमेट हो जाता है, तो ट्रांसफरर कंपनी का सारा एसेट लायबिलिटीज ट्रांसफरी कंपनी का हो जाता है। पहला कंडीशन ये क्या बोला, जब भी कोई ट्रांसफर कंपनी किसी ट्रांसफरी कंपनी में मर्ज या अमलगमेट हो जाता है, तो ट्रांसफरर कंपनी का सारा एसेट लायबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी को हो जाता है। इट मींस छोटी कंपनी जितना जब जाके किसी बड़ी कंपनी मिल जाती है, तो छोटी कंपनी का सारा एसेट लायबिलिटीज बड़ी कंपनी का हो जाता है। क्लियर है बात जी। अब क्या बोल रहा है, शेयर होल्डर जो नॉट लेस देन 80% ऑफ फेस वैल्यू रखे हुए हैं इक्विटी शेयर का, ठीक है ना, वो ट्रांसफरर कंपनी के जो होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर हो जाते हैं। बात को ध्यान समझो, छोटी कंपनी में जो 90% से ज्यादा शेयर होल्डर होगा, किसका, इक्विटी शेयर होल्डर, वो खुद ही जब ट्रांसफर कंपनी सॉरी ट्रांसफरी कंपनी में अमलगमेट होगा, यानी बड़ी कंपनी में जब मर्ज होगा, तो बड़ी कंपनी का भी इक्विटी शेयर होल्डर वो कहलाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद है तीसरा, बोल रहा भाई साहब मान लो जो छोटे छोटे शेयर होल्डर है, मान लो बी, ए और बी क्या है, कंपनी है, बनाया ए कंपनी, तो बी हो गया छोटा कंपनी। अब बी का जो 90% शेयर रखा था या 90% से ज्यादा शेयर रखा था, वो तो चल गया इक्विटी शेयर होल्डर में, किसका, ए कंपनी का। लेकिन 90% से जो कम रखा था, जो 10%, 20%, 1, 2, 2, 4 शेयर रखा होगा उसके लिए, तो सर वो कहता है तीसरा नंबर, दो चीज हो गया, तीसरा नंबर कहता है कि अगर छोटी कंपनी यानी ट्रांसफरर कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर अगर ये चाहता है कि हम ट्रांसफरी कंपनी का शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर बने, तो उसके लिए ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगी, इक्विटी शेयर इश्यू करेगी, ठीक है। और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, जो फ्रैक्शनल वैल्यू बनेगा, उसको पेड अप कर देगी कैश में। क्लियर है, 3 चीज हो गया। चौथा क्या बोला, चौथा जो बिजनेस है, ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस जो है वो चलते रहना चाहिए, है ना, किसके द्वारा, अमलगमेशन होने के बाद भी किसके द्वारा, ट्रांसफरी कंपनी, यानी छोटी कंपनी का बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए, चाहे वो क्यों ना अमलगमेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो ट्रांसफरर कंपनी नहीं करेगा, यानी कि छोटी कंपनी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेगा, सारा का सारा चीज अब कौन देखेगा, ट्रांसफरी कंपनी यानी बड़ी कंपनी देखेगी। तो 5 चीजें थी, क्या एक बार फिर से रिवाइज कर लें। पहला, सर इससे सवाल पूछा जाता है इसलिए मैं इस पे इतना थोड़ा जोर दे रहा हूं। पहला,
सर अमलगमेशन के बाद है ना छोटी कंपनी का सारा एसेट लायबिलिटीज किसका हो जाएगा? सर बड़ी कंपनी का हो जाएगा। ये पहला, छोटी कंपनी ट्रांसफर कंपनी, बड़ी कंपनी ट्रांसफर, सॉरी हाँ ठीक तो बोल रहा हूं, छोटी कंपनी ट्रांसफर कंपनी और बड़ी कंपनी ट्रांसफरिंग कंपनी। चलिए पहला। दूसरा बोला भाई साहब 90% से ज्यादा जो भी छोटी कंपनी का मालिक होगा और वो जाके बड़ी कंपनी में भी उसका मालिक बनेगा, इक्विटी शेयर होल्डर रहेगा। ठीक है जी। तीसरा बोला भाई साहब अगर छोटी कंपनी का छोटा शेयर रखने वाला आदमी लोग अगर चाहता है कि हम बड़ी कंपनी का भी शेयर इक्विटी शेयर होल्डर बने, तो बड़ी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करेगा? शेयर इशू कर देगा और जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू बचेगी वो उसको कैश में पेड कर देगा। फिर चौथा क्या है कि सर जो ट्रांसफरर कंपनी है यानी कि जो छोटी कंपनी है ना, वो क्या हो जाएगा? वो उसका बिजनेस जो है लगातार चलते रहेगा अमलगमेशन के बाद भी ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा यानी बड़ी कंपनी के द्वारा। लास्ट में बोला कि भैया ट्रांसफरर कंपनी यानी छोटी कंपनी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेगी, सारा का सारा चीज कौन देखेगा? बड़ा कंपनी देखेगा यानी ट्रांसफरी कंपनी देखेगी। इन सारे पांचों कंडीशन है तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। क्या है? मर्जर है। हाँ, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। और इनमें से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। है ना मजेदार? परचेज के लिए आप मर्जर का 5 कंडीशन जानो, पांच में से एक भी अगर नहीं रहा तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है। ट्रांसफर कंपनी इज सेलिंग कंपनी और ट्रांसफर कंपनी इज परचेजिंग कंपनी। ये तो बात बेसिक का चीज है। ठीक है। चलो अब है मेथड ऑफ फॉर अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन। अब देखो अमलगमेशन के 4 मेथड नहीं ये तो पूलिंग परचेज मेथड है। नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं। परचेज हाँ ये मेथड इंपॉर्टेंट है। परचेज कंसिडरेशन। अब देखो परचेज कंसिडरेशन का क्या मतलब है? देखो जब छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीदेगी तो उसके बिहाफ पे कुछ ना कुछ तो पे करेगी कि नहीं पे करेगी? जी सर। अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होगा, अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होगा नेट एसेट वैल्यू से, इट मींस छोटी कंपनी का एसेट वैल्यू कितना है? 10 लाख, हम दे रहे हैं 12 लाख, तो उसको क्या बोलेंगे? सर इसको बोलेंगे गुडविल। 2 लाख रुपया गुडविल दिया उसने जी। अगर परचेज कंसिडरेशन कम रहे नेट एसेट वैल्यू से, मतलब नेट एसेट वैल्यू कितना है? 10 लाख और हम 8 लाख पे कर दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। सवाल पूछा जाता है, याद रखना कि परचेज कंसिडरेशन ज्यादा रहे नेट एसेट वैल्यू से तो क्या होगा? गुडविल। और नेट एसेट वैल्यू अगर ज्यादा रहे परचेज कंसिडरेशन से तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है। चलो अब 4 आपका मेथड है परचेज कंसिडरेशन का। पहला लमसम पेमेंट मेथड। यहां क्या होता है? यहां लमसम पेमेंट मेथड में छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी एक फिक्स अमाउंट में पैसा दे देती है, बात खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व, कंपनी खरीद लिया। नेट एसेट मेथड में क्या होता है? नेट एसेट मेथड में शेयर होल्डर को पेमेंट कर दो, कंपनी तुम्हारे साथ जो लायबिलिटी है और बाकी सब कुछ तुम्हारा है ना। मतलब नेट एसेट मेथड में सिंपल सीधी बात कह रहा है कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सारा पेमेंट कर दो, बाकी आप उसमें से टेंशन मुक्त हो जाओ, सारा का सारा तुम्हारा हो जाएगा। नेट एसेट मेथड यही कहता है। ठीक है, और कुछ नहीं कहता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड का जरूरत तब पड़ता है जब इसके लिए फॉर्मूला क्या है? ये देखो, हाँ ये देखो नेट पेमेंट मेथड कैसे होगा? इस मेथड में परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे एडिंग वेरियस पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर, सिक्योरिटीज, कैश मेड बाय ट्रांसफरिंग कंपनी। कह रहा नंबर ऑफ लायबिलिटीज इज डिडक्ट इवन इफ दीज एज्यूम्ड बाय परचेजिंग कंपनी। तो ये क्या है? सन्ड्री एसेट्स जो भी लिया गया है किसके द्वारा? ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा, माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज जो लिया गया है किसके द्वारा? आपका ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा। अगर ये माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? सर आपका आ जाएगा नेट पेमेंट मेथड। मतलब ध्यान से समझो कैसे करना है। यहां परचेज कंसिडरेशन बराबर क्या होगा? सन्ड्री एसेट्स जो ट्रांसफरी कंपनी लिया है, ठीक है, इसको माइनस सन्ड्री लायबिलिटी जो ट्रांसफरी कंपनी लिया है, इन दोनों को माइनस करिए, जो वैल्यू आएगा यही वैल्यू क्या कहलाएगा? नेट पेमेंट मेथड कहलाएगा। बस इसमें से ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद है इंट्रिंसिक वर्थ वैल्यू मेथड। इसमें भी क्या है? सारा एसेट में से सारा लायबिलिटी को घटा दो और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा। क्या होगा?
एसेट में से लायबिलिटी को हटा दो और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। अब आते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज में। सर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज दो होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले सर रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो देखो बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं जी सर, वैसे ही कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन होता है। क्यों होता है भाई साहब? बहुत सारा लॉस में चल रही है कंपनी, कोई दिक्कत हो गया, कोई परेशानी हो गई, कोई तकलीफ हो गया, है ना, इस वजह से लॉस में चल गई। तो क्या होता है, कंपनी दो तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। रिकंस्ट्रक्शन मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को नए तरीके से, जो पुरानी कंपनी थी उसको नई तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब दो तरीके हैं, एक है एक्सटर्नल, एक है इंटरनल। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब कंपनी को लिक्विडेट करना है और नया कंपनी फॉर्म करना है, ठीक है। जैसे कोई एक कंपनी, सॉरी, ये बात होती है एक्सटर्नल की। इंटरनल में क्या होता है, एसेट वैल्यू को आप क्या करते हैं, रिवैल्यू करते हैं और बस एक काम कर देते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी है तो यहां लिखेंगे ए कंपनी और यहां इसके बैलेंस शीट में लिखा जाएगा रिड्यूस्ड बैलेंस शीट, है ना, ठीक है। रीऑर्गेनाइज करके क्या करेंगे, एक कंपनी ही रखेगा, ध्यान से समझिएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहने का मतलब है कि वो कंपनी वही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा, सिर्फ जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो उसमें लिख दिया जाएगा बैलेंस शीट एंड रिड्यूस्ड। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में नई पुरानी कंपनी को छोड़कर नई कंपनी बनाया जाएगा, कंपनी को लिक्विडेट करेंगे और नई कंपनी फॉर्म करेंगे। आ जाओ देखते हैं, तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आना। ये देखो इससे समझो क्या है पुरानी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, रिफर्स टू द मेथड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वेयर एग्जिस्टिंग कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड। पुराना कंपनी नहीं लिक्विडेट होता है और ना ही कोई नया कंपनी फॉर्म होता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जहां वेयर क्या बोल रहा है, विच द कंपनी अंडरगोइंग रिकंस्ट्रक्शन इज लिक्विडेटेड, कंपनी लिक्विडेट होती है और टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, पुरानी कंपनी को खरीदने के लिए एक नई कंपनी बनाई जाती है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। यहाँ कोई नया कंपनी नहीं फॉर्म होता है, यहाँ नया कंपनी फॉर्म होता है। यहाँ बैलेंस शीट में एंड रिड्यूस्ड लिखा जाता है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टर्म यूज नहीं किया जाता है। यहाँ कैपिटल रिड्यूस करते हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटी होल्डर्स को वेव ऑफ कर देते हैं, भैया बहुत ज्यादा लायबिलिटी खत्म करो। और यहाँ पे नो रिडक्शन होता है। यहाँ अप्रूवल, कोर्ट का अप्रूवल जरूरी है, यहाँ कोई अप्रूवल जरूरी नहीं है। यहाँ नो सच ट्रांसफर, कोई ट्रांसफर नहीं होता है लायबिलिटी और एसेट का। यहाँ पे एसेट लायबिलिटी जो है वो ट्रांसफर किया जाता है नया कंपनी में। बात समझ में आया? इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनली हम लोग क्या करते हैं, कंपनी को क्या करते हैं सर, जो बैलेंस जो हमारा लायबिलिटीज वगैरह होता है उसको वेव ऑफ करके और नहीं उसी कंपनी में नया वैल्यू देकर नई चीजें हम बना देते हैं और लिख देते हैं बैलेंस शीट एंड रिड्यूस्ड, ठीक है। चलो बात करिएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जब होता है तो ट्रू और फेयर व्यू फाइनेंशियल पोजीशन देखा जाता है, वैल्यू ऑफ एसेट देखा जाता है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज देखी जाती है और शेयर कैपिटल देखा जाता है। ये चार चीजें देख के और तब जाके आपका किया जाता है क्या, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मोड्स क्या होते हैं सर, मोड ऑफ मेथड ऑफ इंटरनल कंस्ट्रक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है सवाल। ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, ठीक है, पहला क्या मेथड है, ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, ठीक है। कैसे कैसे, सबसे पहले इंक्रीज करेंगे शेयर कैपिटल को, ठीक है, कंसोलिडेट करेंगे शेयर्स को, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स को ये करेंगे, कैंसलेशन करेंगे, अनइश्यूड जो शेयर है उसको कैंसिल करेंगे, कन्वर्जन करेंगे शेयर्स का स्टॉक में, है ना। और उसके बाद ये हो गया ऑल्ट्रेशन। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का रिड्यूस करेंगे। देखो ऑल्टर जब करना होगा तो वो सारी बातें करेंगे जो ऊपर मैंने बताया, लेकिन जब कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ेगा तो क्या क्या करना पड़ेगा, ये देखो आ जाओ, ये कंडीशंस, द कंपनी मस्ट ऑथराइज्ड बी इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू रिड्यूस द, देखो पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या करेगी, ये ऑथराइजेशन होना चाहिए। अगर कोई प्रोविजन नहीं है ऐसा तो इट मस्ट पास ए स्पेशल रेजुलेशन। तो मतलब सबसे पहले क्या हो जाना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन होना चाहिए कि भैया हम क्या करेंगे, कंपनी को रिड्यूस करेंगे। दूसरा स्पेशल रेजुलेशन जो होगा, जो अगर वो ऐसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है तो आपको एक स्पेशल रेजुलेशन पास करना होगा। और जो स्पेशल रेजुलेशन होगा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मस्ट बी पास विद इन जनरल मीटिंग, वो कहां होना चाहिए, जनरल मीटिंग में। और उसका कॉपी जो होगा फाइल जाएगा रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर, जब रेजुलेशन ऐसा पास होगा कि हम वाइंड अप करने वाले हैं, सॉरी रिडक्शन करने वाले हैं। कंपनी मस्ट फाइल ए पिटीशन टू ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल को एक पिटीशन फाइल करना होगा
फॉर एन ऑर्डरिंग कंफर्मेशन ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन को कंफर्म करने के लिए कि हम रिड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए एक पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। अ ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट कंपनी टू द एडेड वर्ड्स एंड रिड्यूस टू द नेम। अब देखो जब ये काम होगा तो क्या करेगी सर, ट्रिब्यूनल इसको बोलेगी ठीक है करो, लेकिन उसके नीचे बैलेंस शीट एंड रिड्यूस्ड वर्ड यूज करेगी, लास्ट में क्या एंड रिड्यूस्ड करेगी, और एक सर्टिफाइड कॉपी जो है ट्रिब्यूनल को कंफर्म करने के क्या करेगी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ट्रिब्यूनल कंफर्मेशन ऑर्डर एंड चेंज मेमोरेंडम मस्ट बी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये बोल रहा है ये एक जब ये सारा चीज करेगी तो ट्रिब्यूनल का कंफर्मेशन ऑर्डर और जो चेंज मेमोरेंडम है वो रजिस्ट्रार के पास 3 महीने के अंदर, 3 महीने के क्वार्टर के अंदर पहुंच जाना चाहिए, और रजिस्टर शैल बी सेल देन रजिस्टर सेल देन रजिस्टर सेम एंड इशू, ठीक है, तब इशू करेगा। बात समझ में आई जी सर। ये था 3-4 केस, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। सर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में ना क्या होता है, कुछ मोड्स हैं, और यहां ये जो मोड है वो पूछा जाता है, और इसका क्या पूछा जाएगा सर, इसमें पूछा जाएगा कि आपका लिस्ट क्या है, क्या क्या है लिस्ट है, लिस्ट से पूछा आता है क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि लिक्विडेशन का क्या मतलब होता है, तो लिक्विडेशन मतलब होता है, क्या बोल रहा है, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ और इट कैन बी टू एंड अप थ्रू लॉ, मतलब जब कंपनी को बनता है तो लॉ के द्वारा बनता है, जो लिक्विडेट भी होगा तो लॉ के द्वारा होगा। लीगल प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी इज डेजिग्नेटेड एज ए लिक्विडेशन, तो जो लीगल प्रोसेस है वाइंडिंग अप का मतलब कंपनी बंद करने का, उसको हम लोग लिक्विडेशन कहते हैं। क्लियर है बात। अब मोड क्या है लिक्विडेशन का, देखो या तो लॉ बोल दे ट्रिब्यूनल के द्वारा या वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो जाए, तो सेक्शन 270 में ये मेंशन है, ठीक है। वाइंडिंग अप अगर करेगा बाय ट्रिब्यूनल तो कोर्ट का ऑर्डर मस्ट होना चाहिए, सेक्शन 271 में। क्या बोल रहा है, क्यों होगा वाइंडिंग अप, मतलब क्यों कंपनी बंद होगी, क्यों कोर्ट बोलेगा कि तुम कंपनी को बंद कर दो, जब कंपनी अपना डेट पूरा नहीं कर पाएगी, जब कंपनी के पास स्पेशल रिजोल्यूशन होगा कि हम कंपनी का रिजॉल्व दैट कंपनी वाइंड अप इस ट्रिब्यूनल, है ना, कंपनी बोलेंगे भैया हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए, हमको वाइंड अप चाहिए, ठीक है। जब कंपनी एक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, मतलब इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कोई भी ऐसा काम जो इंडिया के खिलाफ हो तो क्या हो जाएगा, कोर्ट ऑर्डर देगा कंपनी को बंद कर दो। इफ द ट्रिब्यूनल हैज ऑर्डर्ड द वाइंडिंग ऑफ कंपनी, बोल रहा है भाई साहब अगर कोई ट्रिब्यूनल ऑर्डर दिया कि कंपनी बंद करनी है तो बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। इफ ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द रजिस्ट्रार, अगर एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के द्वारा बनाया गया और उसमें अदर पर्सन ऑथराइज्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट या नोटिफिकेशन कोई भी चीज है, तो वो अगर कह रहा है कि भाई कंपनी बंद करना है तो बंद करना पड़ेगा। इफ द कंपनी हैज मेड डिफॉल्ट फाइलिंग, अगर कुछ डिफॉल्ट आया फाइलिंग में तो रजिस्ट्रार बोलेगा कि भाई साहब बंद करो, और ट्रिब्यूनल का अगर ओपिनियन होगा कि जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी बंद करना है तो बंद करना पड़ेगा। मतलब सीधा सीधी बात, कोर्ट का ऑर्डर सराखों पर। उसके बाद है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप 304 में है, क्या है, मेंबर्स का वॉलंटरी वाइंडिंग और क्रेडिटर्स का वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अब देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है 274, ये याद रखना, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या क्या याद रखना है सर, लिस्ट ए में क्या है एसेट नॉट प्लेस्ड, है ना, इसका एक लिस्ट होगा, ये देखो इसको याद रखना, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आजकल पूछा जाता है। क्या लिस्ट ए में क्या है, एसेट नॉट प्लेस्ड, लिस्ट बी सरप्लस फ्रॉम फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट क्या करना पड़ेगा, सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, लिस्ट डी में डिबेंचर होल्डर्स, लिस्ट ई में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट एफ में प्रेफरेंसेस और लिस्ट ई जी में इक्विटी शेयर कैपिटल, लिस्ट एच में डेफिशिएंसी और सरप्लस। ये क्या है, ये जो है ये देखो लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है कि 8 लिस्ट जो यूज किए जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में वो है, ठीक है। ये इसको याद रखना, भी आई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ये भी पूछे जाते हैं, भी आई पूछा गया सवाल है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट कि सब हम पेमेंट का जब करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे, तो पहले लीगल चार्जेस जैसे लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन होगा, लिक्विडेटर का एक्सपेंस होगा, है ना, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आएगा, फिर डिबेंचर होल्डर्स आएगा, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आएगा, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आएगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर आएगा। क्लियर है, ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट से सवाल पूछा गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो अकाउंटिंग फॉर होल्डिंग कंपनीज, क्या है सर, किसके लिए अकाउंटिंग, होल्डिंग कंपनीज, है ना, आ जाओ क्या है देखो, क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा, कह रहा है द कंपनी एक्वायर्स द मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स इन द ओनरशिप
capital or is in a position to influence the or control of the management of other company, the company is called holding company। अरे भाई सीधा सीधी बात समझ लो, कोई भी एक बड़ा कंपनी अगर छोटा कंपनी को का मेजोरिटी ऑफ शेयर्स खरीद रखा है तो बड़ा कंपनी होल्डिंग कंपनी, छोटा कंपनी क्या सब्सिडरी कंपनी। इसमें कौन सा बड़ा बात है? क्या कह रहा है ये ध्यान दो, कह रहा है कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 4 में कंपनी जो है सब्सिडरी कंपनी होगा कब, ये मेंशन है। कह रहा होल्डिंग कंपनी अगर कंट्रोल करता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सब्सिडरी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो अगर कंपोजिशन को कंट्रोल कर रहा है तो वो होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर रहा है हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ सच कंपनी, किसी कंपनी का आधा से ज्यादा वोटिंग पावर को वो कंट्रोल कर रहा है तो होल्डिंग कंपनी है। अगर होल्डिंग कंपनी ए मोर देन हाफ नॉमिनल वैल्यू रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल का तो भी वो होल्डिंग कंपनी है। तो होल्डिंग कंपनी का मतलब बड़ी कंपनी जो छोटी कंपनी को अपने अंदर रखती है। जैसे यहाँ पे क्या है ना, सब्सिडरी कंपनी अपना बिजनेस चला रहा है, होल्डिंग कंपनी अपना बिजनेस चला रहा है। होल्डिंग कंपनी का मतलब दो कंपनी, देखो इसको समझो ऐसे बड़े ऐसे ऐसे समझो। मान लो ए कंपनी है बी कंपनी है, तो ए कंपनी अपना कंपनी चला रहा है, बी अपना चला रहा है, लेकिन ए ने 51% शेयर्स खरीद रखा है बी कंपनी का। अब बी कंपनी का 51 है तो 49% तो इसका है जी सर। तो ये क्या कहलाएगा, ये होल्डिंग कंपनी और ये सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, ये होल्डिंग और ये सब्सिडरी। तो ये ए बड़ा कंपनी हो गया ना और बी छोटा कंपनी है ना जी। तो याद रखिएगा, तो वही कह रहा है होल्डिंग कंपनी क्या होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो शेयर ज्यादा होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर कब्जा होना चाहिए, वोटिंग पावर ज्यादा होना चाहिए। ये तीन चीज होगा तो होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी कौन, छोटी, अपना एग्जिस्टेंस है लेकिन फिर भी छोटी है, किसी के अंतर्गत काम कर रही है। चलिए अब इसमें बस इतना याद रखें। उसके बाद है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारा चीज अब सवाल पूछा जाता है कभी कभी किसी से। सर आइए देखते हैं कॉस्ट में, इसमें ना एडवांस कॉस्टिंग से बहुत क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं। किसे, एडवांस कॉस्टिंग से, है ना। चलो अब देखें सर, देखते हैं, आ जाओ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से सवाल पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल। क्या, प्रैक्टिकल। आ जाओ प्रैक्टिकल देखते हैं। पहला ये देखो, कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंसेस, ये वेरिएंस से सवाल पूछा जाता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, इससे सवाल पूछा जाता है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या है सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। दूसरा पूछा जाता है क्या बोल रहा है, ओनली वन टाइप ऑफ मटेरियल यूज, जब एक टाइप का मटेरियल यूज होगा तब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा, क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये देखो दूसरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये कैसे निकलेगा, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस पर यूनिट, ठीक है, एमपीवी एक्यू माइनस एसपी माइनस एपी। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ये तीन चीजें निकलती है, क्या, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, बात समझ में आया जी सर। ये क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं, है ना। अब है लेबर कॉस्ट, दो चीजें, स्टैंडर्ड आपका मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस निकलता है। अब लेबर वेरिएंस में क्या है सर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। दूसरा क्या है, आइए सर, लेबर रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस निकलेगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल ऑनर्स पेड, ठीक है, ये होगा। तीसरा है लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर जो लगता है एक्चुअल प्रोडक्शन में माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क जो काम किया इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये हो गया, बात खत्म, यही पूछा जाता है। अब है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। सर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग होती है जैसे अभी तक अगर आपके हम कॉस्ट की बात करें, आप कोई दुकान जाते हो, गाड़ी खरीद के लाते हो, बोलते हो भैया कितना गाड़ी में खरीदा, बोला हमने 1 लाख रुपए में गाड़ी खरीद ली, बात खत्म। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कहती है कि भाई साहब आप जो होल लाइफ किसी प्रोडक्ट के लिए यूज करते हो ना, पैसा देते हो, वो सारा कॉस्टिंग में आता है। कॉस्टिंग का मतलब, हमारे लिए कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम कोई सामान खरीद के लेके आए, जितना में खरीद के लाए वही कॉस्टिंग है, उसके बाद का खर्चा नहीं। लेकिन यहाँ ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कहता है कि अगर आप होल लाइफ उस चीज को यूज करते हो
और उसमें अगर आपका होल लाइफ में जो खर्च होता है वो सारा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के अंतर्गत आता है। जैसे फॉर एग्जांपल बाइक खरीद के लाए जी, बाइक खरीद के लाए तो बाइक खरीद के लाए 1 लाख रुपया में, अब 3 महीने बाद उसका सर्विसिंग का जरूरत पड़ा, वहां 5,000 खर्चा हुआ, तो वो क्या आएगा, वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आया? तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है, होल लाइफ की कॉस्टिंग को, ये देखो, knowing the life cost cycle cost whole life cost of an asset impact business budgeting product pricing और decision making, ये इम्पैक्ट करेगा, ये बात सही है। आ जाओ देखो, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का प्रोसेस क्या है, परचेज भी, इंस्टॉलेशन भी, ऑपरेटिंग भी, मेंटेनेंस भी, फाइनेंस भी, डिप्रिसिएशन और डिस्पोजल, सब कुछ हम यूज करते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में, ठीक है। अब है टारगेट कॉस्टिंग। सर टारगेट कॉस्टिंग क्या होता है ना, देखो अभी तक में, अभी हम लोग जब भी कभी बिजनेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहले कॉस्ट डिसाइड करते हैं कि भैया मेरा कितना कंपनी का कॉस्ट होगा, और उस कॉस्ट के हिसाब से सेल प्राइस डिसाइड करते हैं। लेकिन टारगेट कॉस्टिंग एक ऐसा कॉस्टिंग है जहां पे हम सेल प्राइस पहले ही बना लेते हैं, सेल प्राइस पहले डिसाइड कर लेते हैं और उसके बेस पर हम प्रोडक्ट को बनाना शुरू करते हैं। जैसे 1 लाख रुपया सेल हमने रख दिया सेल प्राइस, अब हम 90,000 में कॉस्ट को बनाने की शुरुआत करेंगे, उसको बोलते हैं टारगेट कॉस्टिंग। आज अब इसका प्रोसेस देखो, कहीं दिया होगा, ये देखो, ये मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन इसमें, ठीक है। तो अब मैं आपको अपने तरह से हिसाब से बताता हूं टारगेट कॉस्टिंग का मतलब। देखो सबसे पहले क्या होता है, ट्रेडिशनल सिस्टम क्या है, मतलब जो हम लोग कॉस्ट डिसाइड करते हैं, पहले हम लोग प्रोडक्ट को, देखो प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं कि भैया जिसको प्रोड्यूस करना है, फिर हम उसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं, फीचर्स क्या होगा, फिर डिजाइन तैयार करते हैं, फिर कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेट करने के बाद उसमें प्रॉफिट जोड़ते हैं और सेल प्राइस हम निकाल लेते हैं। यही था नॉर्मल तरीका, यही होता है जी। अब अगर हम टारगेट कॉस्टिंग की बात करें तो सबसे पहले हम जाएंगे मार्केट में, हम मार्केट के फीचर्स पता करेंगे, क्या फीचर है, क्या प्रोडक्ट ये करना है, फिर हम डिसाइड करेंगे सेलिंग प्राइस, पहले ही सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लेंगे कि हमको इतना में प्रोडक्ट बना देना है, और उस पे हम लेस करेंगे आपका प्रॉफिट, और प्रॉफिट लेस करने के बाद आ जाएगा टारगेट कॉस्ट। इट मींस, अब ध्यान समझिए, टारगेट कॉस्टिंग में हम पहले ही टारगेट लेके चलते हैं क्या, कॉस्ट को, और उस टारगेट कॉस्ट पर हम प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल है नैनो, जब नैनो बन रहा था तो रतन टाटा ने उनको बोला कि भैया 1 लाख के अंदर कार बनाना है, तो 1 लाख के अंदर कार बनाना है, मतलब 1 लाख में इसको बेच देंगे, तो 90,000 में कार बनाना है। तो सारे इंजीनियर्स मिलकर क्या कर रहे थे, 90,000 के अंदर मिलकर कार बनाने की काम कर रहे थे, और वो धीरे धीरे उसने सक्सेसफुल उसमें रह गए। उसके बाद है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है सर, एबीसी कॉस्टिंग बोलते हैं, एक्टिविटी के हिसाब से कॉस्ट डिफाइन करना। पहले क्या होता था, देखो इसका एक एग्जांपल ना, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, समझ में आ जाएगा। आप लोग 4 दोस्त रेस्टोरेंट गए, चारों दोस्त रेस्टोरेंट गए और रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया। अब किसी को भूखने लगी थी, उसने चाय पिया। 4 दोस्त थे ए बी सी डी, ए ने पूरा भरपेट खाना खाया, बी चाय पी के आ गया, सी कोल्ड ड्रिंक और उसके साथ साथ पिज्जा खाया, डी एकदम सलाद ऑर्डर किया, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब चारों पैसा देंगे तो क्या इक्वल इक्वल देंगे या अपने हिसाब से देंगे? ट्रेडिशनल मेथड कॉस्टिंग का कहता है कि नहीं, सब बराबर बराबर पैसा देंगे, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है कि जिसने जो जितना यूज किया खाया वो उसका पैसा वही देगा, और वही है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कि कॉस्ट का भी डिसीजन हम उसी हिसाब से लेते हैं। बात खत्म, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। काइजान कॉस्टिंग, देखो काइजान का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूव। काइजान का एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब चेंज फॉर द बेटर या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक है ना। बिजनेस फिलोसफी जो है वो जापान का है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया था। काइजान कॉस्टिंग जापानीज रिसर्चर थे, मकाई इमाई वाज द जापानीज रिसर्चर, और यही इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। ही इज द नेम बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ काइजन। काइजन की शुरुआत इसने की थी। टोयोटा फर्स्ट अप्लाई किया था काइजन को 1950 में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। तो टोयोटा कंपनी पहली ऐसी कंपनी जिसने काइजन को अप्लाई किया। तो काइजन है क्या, काइजन कॉस्टिंग है क्या? काइजन कॉस्टिंग बात करता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का। क्या हो? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता रहे। कंपनी ये कहता है कि भाई साहब कोई भी चीज हम डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, धीरे 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 इंप्रूवमेंट होना जरूरी है और होना भी चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तकलीफ नहीं सर? ठीक है, चलो
ये देखो 5S ऑफ काइजान, याद रखना। सियरी को बोलते हैं शॉर्ट, C10 को स्ट्रेंथन, सीसो को शाइन, और सी केतु को स्टैंडर्डाइज, और सीट सुके को बोलते हैं सस्टेन। ये याद रखना, इस सवाल इससे पूछा जा सकता है। ये देखो सियरी मतलब शॉर्ट, सेपरेट नीडेड फ्रॉम द नॉट नीडेड, सेट इन ऑर्डर C10, सेट इन ऑर्डर सिंप्लीफाई करो, सीशो शाइन स्वीप करो, क्लीन रखो, सी केत्सु स्टैंडर्डाइज करो, है ना, डेवलप कॉमन मेथड्स या कॉन्सेप्ट, और सिट सुके मतलब सस्टेन करो, होल्ड द गेन, फॉर्म द कल्चर एंड इंप्रूव। आ जाओ। हाँ, काइजान का कॉस्टिंग का प्रोसेस पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है सर? सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए प्रॉब्लम को, फिर एनालाइज करिए प्रॉब्लम को, फिर डेवलप करिए सॉल्यूशन, इंप्लीमेंट करिए सॉल्यूशन, एनालाइज करिए रिजल्ट को, स्टैंडर्डाइज करिए सॉल्यूशन को, और गेट द एम्प्लॉय इन्वॉल्व। ये पूछा जा सकता है, VVI है। नेक्स्ट, जस्ट इन टाइम कॉस्टिंग। सर JIT भी जापानीज टेक्निक ही है। जस्ट इन टाइम कहने का क्या मतलब है? देखिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रोसेस क्या करता है सर? नॉर्मल प्रोसेस ये रहता है कि बिजनेस में जब भी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो हम हमेशा मैन्युफैक्चर करके रखते हैं, कस्टमर आता है हम उसको सेल करते चले जाते हैं। लेकिन जस्ट इन टाइम कॉस्टिंग के अनुसार बोला ये क्या, ये वेस्टेज है। क्या है? टाइम और इसका दोनों वेस्टेज है। भाई साहब हम पहले से क्यों मैन्युफैक्चर करके रखें? ये कहता है कि भाई साहब जो टेक्निक है ना, पहले सेल का डिमांड लेके आओ और फिर हम बनाएंगे और फिर हम सामान बेचेंगे। तो जस्ट इससे क्या होगा, इससे इन्वेंट्री का स्टॉक जो रखा रह जाता है या उसका पैसा जो लगता है इन्वेंट्री स्टॉक रखने का वो नहीं रहेगा। सामान का ऑर्डर आएगा, हम तुरंत बनाएंगे और तुरंत बेच देंगे। तो फिर वो क्या होगा सर, ये जस्ट इन टाइम कॉस्टिंग के अंतर्गत आएगा। भाई साहब हुआ क्या था, क्यों ऐसा जापानीज लेके आया? जापानीज इसलिए इसको लेके आया क्योंकि क्या हुआ था ना, जापान के हिरोशिमा में बम ब्लास्ट हो गया, जिससे बहुत नुकसान हुआ, ओवर नुकसान हुआ, लोगों के पास जमीन की कमी आ गई। तो फिर एक टेक्निक निकाला गया 1970 के आसपास में, जिसमें क्या बोला गया कि भाई साहब हम एक ऐसा टेक्निक निकालेंगे जिसमें हमको स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उधर से सेल का मतलब ऑर्डर लेके आएंगे हम, और फिर तब जाके हम प्रोडक्शन करेंगे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? इसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सब पूछा जाता है सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ, मार्जिनल कॉस्ट का इक्वेशन क्या है भाई साहब? हम लोग जानते हैं सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, ये तो बेसिक चीज है। ये देखो कंट्रीब्यूशन निकालना है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है सर? देखो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन, है ना। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसको भी कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। यहां से भी प्रैक्टिकल ही पूछा जाता है। तो प्रैक्टिकल के लिए मैंने आपको अपने वीडियोस में बता रखा है, उसमें आप जाके देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है ना, तीनों है, तीनों इसको याद रखिएगा। चलिए, आप है बजट। बजट से नहीं, इसको इग्नोर ही करिए अभी, बस ये याद रखिएगा बजट का टाइप्स, है ना। टाइम के बेस पर लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट होता है। कैपेसिटी के बेस पर फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट होता है। स्कोप के बेस पर फंक्शनल बजट, मास्टर बजट होता है ना। और रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर के बेस पर कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट होता है। मास्टर बजट में सब बजट होते हैं, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट। तो इसके टाइप्स बस याद रखिएगा आप, और कुछ में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में दो चीजें आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। आओ उसको देखते हैं डायरेक्टली। बैलेंस शीट तो देखते ही हैं, लेकिन ये देखो बहुत सारी चीजें आती है, हमें पढ़ना है कैश फ्लो और फंड फ्लो। रेशियो एनालिसिस भी पढ़ना है, सॉरी रेशियो एनालिसिस भी पढ़ना है, इसमें भी फॉर्मूला है। फंड फ्लो स्टेटमेंट है ना, क्या है? फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है भाई साहब? कुछ भी नहीं, इसमें दो तीन चीजें याद रखना। क्या? एक तो फंड का फ्लो कब कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, करंट एसेट्स से वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस होंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है सोर्स विच द एडिशनल फंड वर डिराइव्ड यूज्ड टू विच फंड वर पुट, ठीक है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड की बात होती है कि फंड का फ्लो बिजनेस में हो रहा है या नहीं हो रहा है। आ जाओ इससे देखो, इसमें देखो, देखो तीन तरीके से होते हैं। इनफ्लो फंड्स को सोर्स कहा जाता है, आउटफ्लो ऑफ फंड को
एप्लीकेशन कहा जाता है, और नो फ्लो ऑफ फंड को नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका ना। ये देखो कहीं होगा दिया हुआ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ये देखो, इससे समझ में आ जाएगा सारी चीजें। फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड के लिए होता है कि फंड का जो फ्लो हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है। फंड का फ्लो मतलब पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, तो जो पैसा आएगा वो सोर्स ऑफ फंड, जो पैसा फंड जाएगा वो एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है, ठीक है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछा आता है। सोर्स ऑफ फंड में फंड फ्रॉम ऑपरेशन से फिक्स एसेट को बेचने पर जो पैसा आएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इशू करेंगे शेयर को, इशू ऑफ डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये सबसे फंड क्या होगा, आपका सोर्स ऑफ फंड है। और एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है सर, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, पेमेंट करेंगे डिविडेंड का, टैक्स का, फिक्स एसेट्स का, है ना, परचेज करेंगे फिक्सेड, लोन ऑफ रीपेमेंट, लोन ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंसेस, ये सारे फ्लो फंड है। अब इसमें दो चीज याद रखिएगा, बस दो चीज और ज्यादा नहीं। क्या, अगर आप फ्लो ऑफ फंड चेक करना चाहते हैं कि फ्लो ऑफ फंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसका जनरल एंट्री दे दिया है, कभी कभी दे दिया जाता है जनरल एंट्री दिया हुआ है, उससे पूछा गया कि फंड ऑफ फ्लो है कि नहीं, कैसे डिसाइड करेंगे। अगर डेबिट और क्रेडिट में दोनों में कोई भी करंट होगा, कोई भी नहीं मतलब दोनों करंट होगा, और दोनों नॉन करंट यानी फिक्स्ड होगा, करंट और नॉन करंट होता है ना जी सर। तो जब दोनों चीज करंट हो या दोनों नॉन करंट हो, उसको बोलेंगे नो फ्लो ऑफ फंड। फ्लो ऑफ फंड तब होगा सर, देखिए बिजली जो बढ़ती है ना, तो एक प्लस एक माइनस होता है ना जी, उसी तरीके से जब फ्लो ऑफ फंड होगा तो एक करंट एसेट्स एक नॉन करंट एसेट्स, एक करंट लायबिलिटी एक नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसा होना चाहिए। बात समझ में आया। जिसे अगर मशीन परचेज कर रहे हैं तो परचेज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या मशीन टू कैश हो जाएगा जी। मशीन क्या है, फिक्स्ड मतलब नॉन करंट एसेट, और कैश क्या है, करंट एसेट, तो इसको हम बोलेंगे फ्लो ऑफ अकाउंट, फ्लो ऑफ फंड। लेकिन अगर कोई चीज मान लो कैश टू बैंक हो गया, तो दोनों करंट एसेट्स है, तो इसको बोलेंगे नो फ्लो ऑफ फंड। क्या बोलेंगे, नो फ्लो ऑफ फंड। तो एक चीज याद रखिएगा, फ्लो ऑफ फंड कब होगा, जब एक करंट एसेट्स हो और एक नॉन करंट एसेट्स हो। लेकिन जब दोनों करंट एसेट्स हो जाए या दोनों फिक्स एसेट्स हो जाए, तो इसको नो फ्लो ऑफ फंड बोलेंगे। अब दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा याद रखना है इसको, कि जब भी हम इंक्रीज करेंगे करंट एसेट को जब बढ़ाएंगे, तो हमारा वर्किंग कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा। जब हम करंट एसेट को डिक्रीज करेंगे, तो वर्किंग कैपिटल मेरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, करंट एसेट के साथ में पॉजिटिव रिलेशन, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। करंट लायबिलिटी के साथ जब हम इसको बढ़ाएंगे तो मेरा वर्किंग कैपिटल कम होगा, और करंट लायबिलिटी जब हम घटाएंगे तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। ये याद रखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे पूछा जाता है। ठीक है, फंड ऑफ फ्लो में यही याद रखना है, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, इसमें आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ये देखो, कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड और कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड है ना जी। आप इसका ना ऑपरेशन देखो, होगा यहाँ पे मैंने डाला होगा, अच्छा इसी में यही तो है। ये देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से, ठीक है, आप इनडायरेक्ट मेथड का याद रखना, इससे काम बन जाएगा आपका। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती है, और इन्वेस्टिंग में क्या क्या चीजें आती है। यही सवाल सिर्फ पूछा जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। देखोगे देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, एडजस्टमेंट कर लेना नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का, ठीक है, उसमें ऐड कर दो डेप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है ना, रिटर्न ऑफ कर दो लॉन्ग टर्म बोरिंग का, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड कर लो, लेस करो डिविडेंड इनकम है ना, इंटरेस्ट ऑन इनकम, प्रॉफिट का ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रेंटल इनकम। ये निकल के आ जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज के बाद आप डिक्रीज कर लीजिए, करंट एसेट जो भी होगा उसको डिक्रीज करना, डिक्रीज इन करंट एसेट्स हुआ है तो आप उसको ऐड कर लीजिए, इंक्रीज हुआ है करंट लायबिलिटी में तो ऐड कर लीजिए, लेस क्या करना है, अगर इंक्रीज हुआ है करंट एसेट्स में तो ऐड कर लीजिए, और डिक्रीज हुआ है करंट लायबिलिटी में तो ऐड कर लीजिएगा। यहां से आ जाएगा क्या, उसमें से कैश जनरेटेड हुआ ऑपरेशन से उसको कर दीजिए इनकम टैक्स पेड में। यहां आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, खत्म हो गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या करिएगा, जो सेल हुआ है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का उसको रखिए, सेल इनटेंजिबल एसेट्स का जैसे गुडविल हुआ है उसको रखिए, सेल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हुआ उसको रखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट ने डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट हुआ इसको रखिए, और लेस कर दीजिए जितने भी परचेज के हैं वो आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग। परचेज और सेल से जितना भी चीज होगा वो इन्वेस्टिंग में आएगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अगर शेयर डिबेंचर इशू किए हैं
लॉन्ग टर्म बोरोइंग इशू किए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग इशू किए तो रखिए, इंक्रीज हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट में इसको रखिए और माइनस कर दीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट को अगर वो डिक्रीज हुआ है, डिविडेंड पे को फाइनल देखिए, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड जो पे हुआ है, इंटरेस्ट अगर पेड हुआ है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में, रीपेमेंट हुआ है लोन में, तो आप क्या करिएगा, ये माइनस कर दीजिएगा और यहां से आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब नेट इंक्रीज और डिक्रीज देख लीजिएगा एबीसी में, फिर उसमें से ऐड करिएगा कैश और कैश इक्विवेलेंट, और कैश इक्विवेलेंट एंड कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, सॉरी कैश फ्लो ओवरऑल आ जाएगा, ठीक है, ऑपरेटिंग बोल रहा हूं। ये हो गया कहानी खत्म। अब रेशियो एनालिसिस। सर रेशियो एनालिसिस में क्या पूछा जाता है? रेशियो एनालिसिस में आपके रेशियो पूछे जाते हैं, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, और 4 तरह का रेशियो होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, फाइनेंशियल रेशियो और मार्केट टेस्ट रेशियो, 4 है। फाइनेंशियल रेशियो में देखो क्या क्या पूछा जाता है, लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो में क्या क्या, करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। उसके बाद है लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड रेशियो डिवाइड बाय सॉरी लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज, लिक्विड रेशियो फॉर्मूला लिक्विड एसेट बटा लिक्विड लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, अब ये कैपिटल स्ट्रक्चर का रेशियो आता है, इसमें आता है डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी डेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर फंड, ये है। तो अब इसका प्रोप्राइटरी रेशियो क्या, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला बराबर होता है शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स रेशियो का फॉर्मूला क्या, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म फंड, ये याद रखिएगा। डेट सर्विस रेशियो मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट चेंजेस। कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स एंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अब है प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिवाइड बाय सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट बराबर नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, है ना। उसके बाद है ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो क्या होगा सर, ऑपरेटिंग रेशियो में मटेरियल कॉस्ट रेशियो आएगा जिसमें मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, लेबर कॉस्ट रेशियो है लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट रेशियो में ओवरहेड कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, जो भी चीजें हैं उसमें से डिवाइड कर दीजिए सेल्स से और 100 कर दीजिए, जो भी ऑपरेटिंग रेशियो में वही आएगा, ठीक है। उसके बाद है इक्विटी और टर्नओवर रेशियो, क्या है कैपिटल टर्नओवर रेशियो मतलब होता है नेट सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉय, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो नेट सेल्स डिवाइड बाय टोटल सेल्स, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होगा नेट सेल्स बटा फिक्स्ड एसेट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है नेट सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, है ना। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी, ठीक है। एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकलेगा, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, है ना। आ जाओ, दैट डेटा टर्नओवर रेशियो में नेट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर, है ना। उसके बाद है क्रेडिटर टर्नओवर में क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स, ये हो गया तीसरा खत्म। और चौथा है मार्केट टेस्ट रेशियो, जैसे ईपीएस, ईपीएस कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। पी प्रॉफिट अर्निंग रेशियो कैसे निकालेंगे, मार्केट वैल्यू पर इक्विटी डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। पे आउट रेशियो कैसे निकालेंगे, डिविडेंड पर इक्विटी बटा अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर क्या, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट पर शेयर, ये डिविडेंड यील्ड रेशियो क्या है, डिविडेंड यील्ड रेशियो। देखो इतने तरह के रेशियो पढ़ना है, हो रहा है बहुत अच्छा, नहीं हो रहा है दिमाग नहीं लगाना। चलो अब है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है इस सवाल, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में कम से कम ये जरूर याद रख लेना कि किसने दिया और कौन सी अकाउंटिंग होती है। आ जाओ, देखो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या मतलब है, देखो बोला अकाउंटिंग तो सब चीज का करते हो, एसेट वगैरह का सबका करते हो। अब ना ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग, बोला भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या है, बोला ह्यूमन रिसोर्स। क्यों, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के बिना आपका सारा मशीन बेकार है, सारा चीज काम करना बेकार है। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स इतना इंपॉर्टेंट रखता है तो ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग क्यों नहीं होनी चाहिए, बोला होना चाहिए। चलो करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में बात किया अप्रोच का कि किस बेस पर आप कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है। तो पहला अप्रोच है हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच किसने दिया है, ब्रह्मट पूछा जाता है, ब्रह्मट, फाल्कोन और पाइल, ये तीनों ने दिया है, तीनों की बात है। ये क्या कहता है कि ये कह रहा है कि जो भी एक एक्चुअल खर्च किया गया है ना किसी भी एम्प्लॉय पे, वो कहां पे किया गया, रिक्रूटमेंट पे, सेलेक्टिंग में, हायरिंग में, ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में, वही उसकी क्या है ओरिजिनल वैल्यू है और वही उसके ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू है। क्या बोला गया, फिर से बोल सुनिए कि एक्चुअल कॉस्ट जो लगा है रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, हायर में, डेवलपमेंट में, किसी भी ह्यूमन रिसोर्स का उसी वही चीज क्या है, वही उसकी ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू है। तो बस यही कहा है हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। दूसरा अप्रोच क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच। रिप्लेसमेंट कॉस्ट किसने दिया, लेंसिस लिकट और एरिक जी फ्लेमोल्ड ने। तो ये क्या बोला
ये बोला बोला आज की डेट में अगर पुराने एम्प्लॉय को रिप्लेस करूं, पुराने एम्प्लॉय से उसको रिप्लेस करूं और नया एम्प्लॉय के लेके आए, तो नया एम्प्लॉय के जो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में जो खर्च होगा वही उस पुराने एम्प्लॉय की क्या होगी सर, ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू होगी। ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच कहता है। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच क्या कहता है, ये हैकिमैन एंड जोन्स ने दिया है। किसने दिया है? हैकिमैन और जोन्स ने दिया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच कहता है भाई साहब, जो चीज आपने छोड़ दिया, जो आपका काम है वो नहीं, काम के अलावा जो चीज आपको आता है और उसकी जो वैल्यू मिलेगी ना, वो आपको उस वैल्यू को बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। फॉर एग्जांपल, आप मैथ के टीचर हैं, मैथ के लिए आपको 2 लाख सैलरी मिल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मैथ के अलावा इकोनॉमिक्स भी पढ़ा लेते हैं और उसके लिए 1 लाख सैलरी मिल रही है, तो दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। चलिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच। स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच क्या है कि भैया जो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने किसी भी एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट के टाइम में डिसाइड किया था, वही उस ह्यूमन रिसोर्स की क्या है सर, ह्यूमन वैल्यू है। किसने दिया? डेविड वॉटसन ने दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सर, ये सब अप्रोच जो था ना, ये ट्रेडिशनल अप्रोच था। अब इसके बाद जो अप्रोच आएगा सर, ये थोड़ा मॉडर्न अप्रोच होगा। पहला अप्रोच क्या है सर? पहला अप्रोच है, इसके बाद 5वां अप्रोच, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल। ये क्या है सर? ले और सिक्वार्ड ने 1971 में दिया। ये बोला कि फ्यूचर अर्निंग का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, वही तुम्हारी क्या ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू है। क्या है? फ्यूचर अर्निंग का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, वही तुम्हारी फ्यूचर अर्निंग मॉडल मतलब वैल्यू है, सॉरी एचआरए की वैल्यू है। रिवार्ड वैल्यूएशन मॉडल, ये क्या बोला कि अनइक्वल अर्निंग को फ्यूचर में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ डिसाइड करो। देखो ये प्रैक्टिकल चीज है ना, मैं आपको बता दे रहा हूं, ऐसे थ्योरेटिकल। अनइक्वल अर्निंग को फ्यूचर में क्या करना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ डिसाइड करो और वही तुम्हारी ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू निकलेगा। किसके द्वारा दिया गया? फ्लेमहर के द्वारा 1971 में। याद रखिएगा बस। नेट बेनिफिट मॉडल सजेस्टेड बाय मोर्स, मोर्स दिया है। ये बोला इंप्लॉय कमा के जो देगा ना, वो उसके बेस पर उसकी ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू देगी। क्या है वो? और उसके बाद सर्टेनिटी इक्विवेलेंट नेट बेनिफिट मॉडल जो पेकिन ओगांव दिया। और ये क्या बोला? ये बोला भाई साहब, ये बोला उसके बाद ये जो है ना नेट बेनिफिट मॉडल का एक्सटेंशन है। ये क्या बोला? हमें अभी तक कुछ मिला नहीं है, जब फ्यूचर में मिलेगा तब हम उसको डिसाइड करेंगे कि उसकी क्या करेंगे, नेट बेनिफिट क्या होगी, और उसी बेस पर ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू डिसाइड किया जाएगा। और लास्ट में है एग्रीगेट पेमेंट अप्रोच, जो पहली किसी इंडियन ने दिया है, प्रोफेसर एस के चक्रवर्ती, 1976 में दिया गया है ना। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को ग्रुप में वैल्यू किया जाना चाहिए, इंडिविजुअल में नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसका एक प्रोसेस होगा नहीं है। अब चलो उसके बाद है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। ठीक है, इसको छोड़ो, इसमें बहुत ज्यादा कुछ खास है नहीं। हाँ, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। अब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की बात करूं तो 4 मेथड है। क्या है? 4 मेथड है ना। उस 4 मेथड को आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 4 मेथड का बेसिक चीज याद करना होगा आपको और कुछ नहीं। आइए, हाँ 4 मेथड कौन कौन सा है भाई साहब? आ जाओ, ये इसको याद करना है। करंट परचेजिंग पावर मेथड, जो क्या है सर, जनरल प्राइस इंडेक्स पे बेस्ड है। क्या याद रखना है इसमें कि जीपीआई जनरल प्राइस इंडेक्स पे बेस्ड है ना, याद रखिएगा। इसको कन्वर्ट किया जा सकता है बैलेंस शीट एंड पीएल में, बस इतना ही याद रखना है आपको। करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड, ये स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स पे बेस्ड है, स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स पे बेस्ड है, और इसको कन्वर्ट बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में किया जा सकता है। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है, इसको क्या रखिएगा, मार्केट प्राइस वैल्यू के बेस पर ये डिसाइड करता है ना, एमपीवी के बेस पर। और इसको सिर्फ बैलेंस करंट वैल्यू इसका जो है सो होगा कहां, सिर्फ बैलेंस शीट ओनली। और लास्ट में रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, जिसको मार्केट वैल्यू के बेस पर, और यहां बैलेंस शीट और पीएल में दोनों में हो जाएगा, बैलेंस शीट और पीएल दोनों में होगा। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है, सैंडीलैंड कमेटी, सैंडीलैंड कमेटी। बस इतना ही याद रखिएगा, इसमें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसी से आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है सर, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये तो भाई साहब याद करना है आपको, ये
सिर्फ याद करना है कि कौन सा किसमें क्या है, इंडियस, ये देखो है ना, इंडियस प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्वेंटरी अकाउंटिंग, इंडियस 2, उसका इंडियस 7 है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इंडियस 8 है अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड चेंजेस, अकाउंटिंग एस्टिमेट एरर्स, इंडियस 10 है इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, कंस्ट्रक्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बेसिकली आपको याद कर लेना है, इससे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। और क्या, बस बात खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। तो अकाउंट में बेसिकली इसी से पूछा जाता है, बाकी अकाउंट के आप खुद एक्सपर्ट होंगे। जो मेन टॉपिक था वो मैंने पढ़ा दिया आपको, फिर इससे मुझे उम्मीद है इससे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।